लोकतंत्र के महापर्व में पहले चरण का मतदान से जुड़ी पल पल की सही और निर्भीक खबर। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो चुका है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है और निर्वाचन आयोग से मतदान प्रतिशत भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। मतदाताओं में जोश आई है और हम में भी जोश आई है। पल पल की सटीक और निर्भीक खबरें आप तक लेकर आ रहे हैं। संवाददाताओं से भी तमाम अपडेट ले रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 21 राज्यों की 102 सीट पर मतदाता बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं के हाथ में है 1625 प्रत्याशियों की किस्मत। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के चांदमारी में वोटिंग के दौरान पथराव। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। गौरव गोगोई, कीर्ति चिदम्बरम, नकुल नाथ, ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के लिए भी मतदान जारी। अरुणाचल में 10 सीट पर बीजेपी पहले ही हासिल कर चुकी है निर्विरोध जीत। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला। अगले चरण के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विपक्ष पर बोला हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती भी प्रचार में व्यस्त। आज गांधीनगर से अमित शाह भरेंगे नामांकन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल ने ईरान पर किया हमला। ईरान की मीडिया ने ड्रोन नष्ट करने का किया दावा। ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों की सक्रियता की वजह से ईरानी शहर इस्फहान में विस्फोटकों की आवाज दी सुनाई। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनावों के साथ, जनादेश 2024 के साथ। और जनादेश 2024 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की खबर सामने आ रही है। जी हां, कूच बिहार के चांदमारी में वोटिंग के दौरान पथराव हुआ है और इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट भी लगी है। आपको बता दें कि बीजेपी पश्चिम बंगाल ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया है और ये साथ ही लिखा है कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा का साया। चांदमारी से लेकर अन्य जगहों पर ईंट पत्थर बरसाकर मतदाताओं को डराया धमकाया गया है। उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने से रोका गया है। बीजेपी ने साथ ही लिखा है कि तृणमूल की हार के डर से पनपे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
तो तृणमूल कार्यकर्ताओं पर भाजपा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हिंसा की घटना सामने आ रही है और बीजेपी ने इसको लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। साथ ही ये लिखा है कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो तमाम संवाददाता हम तक पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम तक दे रहे हैं। और यहाँ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ये बताया है कि किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और हिंसा बढ़ाई है। संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे कि ताज़ा अपडेट क्या है और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी ने कहा है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने चुनाव में हार की डर की वजह से ये सब हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। नहीं, देखिए भावना, चांदमारी की ये जो घटना है ये अभी काबू में है, लेकिन कई जगह पर खासतौर से कोचबिहार और जलपाईगुड़ी, ये जो दो क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी की तरफ से बारी बारी में शिकायत दर्ज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि ये जगह पर, ये दोनों जगह पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कई जगह पर जो मतदाता है उनको मतदान क्षेत्र तक, बूथ तक पहुंचने में रोका जा रहा है। ये आरोप है, लेकिन कुछ जगह पे सिर्फ आरोप नहीं है, ये जो पत्रकार है वो भी अपने आंखों से देख पा रहा है कि कुछ जगह पे इस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो मतदाता है उनको रोकने की कोशिश किया जा रहा है। और ये सुबह की मौसम समय है, मतलब फर्स्ट आवर में अगर ऐसा होने लगा है तो बंगाल में जो अगर इतिहास बताए ये चुनाव की और चुनाव हिंसा की, तो ये दोपहर की 1, 1:30, 2 बजे तक जो लंच टाइम है उसके बाद इस तरह की घटना हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज इस तरह से सुबह से जो जिस तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है, जिस तरह से मतदाताओं को डराने की, धमकाने की काम किया जा रहा है, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये पहले से ही शुरू हो गया, जो नहीं होता था पहले। और लेकिन ये मैं बताऊं भावना कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, इनकी तरफ से कई जगह पर सख्त कदम उठाया जा रहा है और तुरंत जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनको भेजा जा रहा है फोर्स को, और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये काफी चिंताजनक है कि सुबह अगर इस तरह की घटना घटने लगे तो दोपहर के बाद क्या होगा। भावना, प्रसन्नजीत, फिलहाल तो मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हिंसा की घटना सामने आई है कहीं ना कहीं जोश कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या इसमें किसी की हताहत होने की या जख्मी होने की कोई खबर भी सामने आई है? जो भावना बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है वो सही है। वहां पे कुछ बीजेपी की समर्थक और जो वहां पे बूथ सभापति है उनको चोट आया हुआ है और इनको इलाज के लिए अस्पताल ले आ गया है। लेकिन मैं फिर से बताऊं कि बंगाल की जो चुनाव की मौसम है, जो बंगाल की चुनाव की हिंसा के बारे में हम बात करते हैं, वो दोपहर के बाद होते रहते हैं। ये हमारी जो तजुर्बा है, ये मैं कहता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सुबह सुबह ये सब कुछ हो जाने की, ये शुरू होने के कारण काफी चिंतित हम लोग भी है, चुनाव आयोग भी है और सीएपीएफ भी है कि ये अगर इशारा है सुबह का, तो दोपहर के बाद क्या होने जा रहा है इसके ऊपर कड़ा नजर रखना जरूरी है। भावना जी, प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि पहले चरण के चुनाव मतदान में जो हिंसा की कुछ घटनाएं हैं वो सामने आई हैं और हिंसा की घटनाओं में अभी फिलहाल कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हिंसा का आरोप लगाया है। आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। आज 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, तो वहीं 35.67 लाख पहली बार वोटर देने वाले मतदाता हैं और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी आज वोट डाल रहे हैं।
तो पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ये मतदाताओं में जो है भारी जोश नजर आ रहा है और निष्पक्ष और साफ मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और इसी के जरिए लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जा रहा है। और तमाम संवाददाता देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पल पल की जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओपी यादव हैं बीकानेर से, दिनेश कुमार सिंह हैं ईटानगर से, तापस भट्टाचार्य हैं कोहिमा नागालैंड से। आप तीनों का स्वागत। और ओपी, आपसे सबसे पहले आना चाहेंगे क्योंकि आप बीकानेर को कवर करते हुए आए हैं। ओपी, आपसे पूछना चाहेंगे कि बीकानेर में इस बारी राम के सामने, बीजेपी के राम के सामने 2 राम और खड़े किए गए हैं और मुकाबला बेहद ही दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। तो यहाँ हम तापस के पास जाना चाहेंगे। तापस, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय आपको कितना दिख रहा है मतदाताओं का जोश, और अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो अभी तक कितना मतदान प्रतिशत हो चुका है? देखिए, अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं 13% से थोड़ा ऊपर जो है नागालैंड में यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन एवरेज जो है अभी नागालैंड का खासतौर से आसपास के इलाके में वहाँ पे 13% है। कोहिमा और आसपास के इलाकों में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज ये है। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं इस वक्त हूँ कोहिमा साइंस कॉलेज में। यहाँ पे थोड़ी देर पहले तक अच्छी खासी लाइन थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही लाइन कम हुई है, ख़त्म हुई है। लोग खाना खाने के लिए बाहर गए, लेकिन यहाँ पे भी लोगों के आने के लिए, लोगों यहाँ पे लोग खाना खाए उनकी भी व्यवस्था की गई है। जो प्रशासन है यहाँ पे, लोकल प्रशासन है, उन्होंने भी, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे वहाँ पे किए हुए। लेकिन इससे पहले हम करीब 3-4 और पोलिंग स्टेशन में गए, वहाँ पे भी लोग सुबह से, मैं आपको बताना चाहूँगा सुबह 7 बजे से ये पोलिंग स्टार्ट हो रहा था, लेकिन सुबह 6:30 बजे ही लोगों में तांता लग गया था। अच्छी खासी लाइन लग गई थी, लोग खड़े हुए थे 6:30 बजे ही कि पहले जाके वो वोट कर सके। और उसका रीज़न है कि यहाँ पे सबसे जो सुबह सबसे पहले होता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड है, यहाँ पे सूरज भी सबसे पहले उगता है, तो लोग सुबह आके अपना ये पहला काम है उसको निपटाना चाहते थे। और अब थोड़ा दोपहर का समय होने जा रहा है इस तरह, यहाँ पे तो लोग थोड़ा सा अब रिलैक्स होकर खा पी के फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर से लोगों में एक और बार लोग आएंगे। नागालैंड में इससे पिछला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहाँ पे 85% से ज़्यादा पोलिंग हुई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके का हाई टर्नआउट इस बार भी। लेकिन एक जो चीज़ जो चिंता का विषय है वो है 6 जो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट नागालैंड के, वहाँ पे उन्होंने इसका एक तरह से एब्सटेनिंग करने का फैसला लिया है। तो वहाँ पे इस बार ये जो टर्नआउट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बाकी जो जगह है, टोटल नागालैंड में 16 डिस्ट्रिक्ट है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी अच्छा खासा वोटर टर्नआउट होगा। जी, यहाँ हम ईटानगर में चलेंगे, वहाँ हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को तो वो वाला प्रदेश माना जाता है जहाँ से सूरज उगता है, और इस बार अरुणाचल प्रदेश अपने आप में अहम है क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, साथ साथ लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं। अगर दोनों चुनावों की बात की जाए तो मतदाताओं में इस समय कितना मतदान प्रतिशत अब तक रिकॉर्ड किया जा चुका है? साथ साथ बारिश की खबरें भी सामने आ रही हैं। मतदान प्रतिशत बारिश के बावजूद मैडम सुबह जो 7 बजे से यहाँ पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन यहाँ 6 बजे से ही सुबह से कतार लंबी खड़ी थी। और यहाँ की लोगों की एक भावना होती है कि लोग जल्द से जल्द मतदान कर लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है लोकसभा की 2 सीटों के साथ ही विधानसभा की 50 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। ऐसे तो विधानसभा की यहाँ 60 सीटें हैं, लेकिन 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जो है अनकंटेस्टेड निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो है मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और जो उप मुख्यमंत्री जो है भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं चौना मैन, वो भी जो है चौखम सीट से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूँ यहाँ पर सिर्फ लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है, क्योंकि विधानसभा का उम्मीदवार जो यहाँ से है, भाजपा का जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध निर्वाचित हो सके। जी दिनेश, यहाँ हम ओपी यादव के पास भी आना चाहेंगे। ओपी यादव, हम आपको देखते आए हैं कि आप बीकानेर से लगातार रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। हालांकि लोग राव बीका के इस शहर बीकानेर को उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने बीकानेरी भुजिया का ज़रूर स्वाद चखा होगा। और इस बार बीकानेर का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के राम के सामने
दो और रामों की चुनौती है, तो किसका होगा ये राम राम, ये तो जनता तय करेगी। हालांकि मतदाताओं में किस तरीके का जोश इस समय देखने को मिल रहा है आपको? जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में पहले चरण के मतदान में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटें शामिल है और उन्हीं 12 में से एक राव बीका का शहर बीकानेर भी शामिल है। वैसे बीकानेर भुजिया और रसगुल्ले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान यहां बड़ा रोमांचक मुकाबला रहता है और यही वजह कि आज सुबह 7 बजे से मतदाताओं की कतार में लंबी लंबी भीड़ देखी गई। और जहां मौजूद है ये 175 नंबर खिशमेसर का बूथ है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी यहाँ के हैं और वो अपने परिवार के साथ मतदान करने आए थे। लगातार यहाँ कतार में लोग मतदान करने आ रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक लड़की भी मौजूद है जिन्होंने पहली बार मतदान किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस जिले में 18 लाख मतदाता हैं और 1685 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 575 संवेदनशील केंद्र है और तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी राज्य और केंद्र और अर्धसैनिक बलों के यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी अलग सुविधा की गई है। अभी हमारे साथ एक बच्ची है जो अभी मतदान करके आई है पहली बार। आप क्या कहेंगे, पहली बार मतदान किया? मैंने आज पहली बार वोट दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस लोकतंत्र के इस कार्य में अपनी भागीदारी निभाई और मैं यही चाहती हूँ कि सबको वोट देकर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और मुझे ये पहली बार वोट देने पर ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह ये उत्साहित है, न केवल ये इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रही है बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही है कि सभी मतदान करें और अपना योगदान राष्ट्र के विकास में दें। तो निश्चित तौर पर आज ये लोकतंत्र का महापर्व है, न केवल देश भर में मनाया जा रहा है बल्कि जिन राज्यों में मतदान हो रहा है और जिन जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बूथ पे भीड़ दिखाई दे रही है, वो सच्चे मायने में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और नेता चुनने के लिए कतारों में बद्ध होकर आ रही है। जी जीओपी और साथ ही दिनेश और साथ ही तापस भट्टाचार्य, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे साथ ही और ये अपील भी करना चाहेंगे डीडी न्यूज़ की तरफ से कि आप भी, अगर आपके भी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, तो आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, वोट करिए, क्योंकि वोट करना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी भी है। तापस, यहाँ हम आपके पास आना चाहेंगे। आप कोहिमा नागालैंड में मौजूद हैं और आप बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों में जोश लगातार दिख रहा है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं नागालैंड के जिसको लेकर आज मतदाता अपने घर से बाहर निकले हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहिए या फिर पढ़ाई की बात करिए, एजुकेशन की बात करें या फिर जो पूरा जो रोड सर्विसेज है उसकी बात करें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, अभी मैं इस वक्त खुद कोहिमा साइंस सेंटर के बाहर हूँ और इस तरीके के और भी इनको हाई एजुकेशन के इंस्टीट्यूट चाहिए। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। ये लोग मानते हैं यहाँ पे कि चूंकि ये थोड़ा सा हटके इलाका है, थोड़ा पहाड़ में है ये इलाका, तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरत थोड़ी अलग तरीके की होती है। ज़्यादा दूर जाना पड़ता है इनको, अगर कुछ चीज़ें जो स्पेशलाइज जो बीमारी है उसको अगर ठीक करना है, पढ़ाई के लिए भी अगर हाई एजुकेशन करना है तो उसके लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये वजह है, तो ये चाहते हैं कि इस तरीके के एजुकेशन, इससे के डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये एक बहुत बड़ी एक एजेंडा यहाँ पे सामने आ पा रहा है। और दूसरी जो चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मुकाबला है इस वक्त वो कांग्रेस कैंडिडेट और एनडीपीपी बैक जो बीजेपी का एलाई है उनके बीच में है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प इस वक्त होने जा रहा है। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि 6 डिस्ट्रिक्ट है जो इस वक्त एब्सटेन कर रहे हैं इस इलेक्शन को प्रोसेस को लेकर, लेकिन दूसरे भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के करीब, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 13 लाख से ज़्यादा वोटर्स है और करीब 2340 के करीब पोलिंग स्टेशन है, उसमें से करीब 588 को स्पेशली क्रिटिकल और वल्नरेबल मार्क किया गया। तो ये यहाँ पे दूर दराज के इलाके में पोलिंग लेके जाया जा रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे गाड़ियाँ तक नहीं ठीक से पहुँच पाती है, तो वहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिससे कि लोग दूर दराज के जो नागालैंड के लोग हैं वो वहाँ पे आके अपने मत का प्रयोग कर पाएँ। और जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी हमने देखा कि 85% से ज़्यादा वोटिंग रही है पिछले लोकसभा इलेक्शन में, तो यह इस साल भी इस इलेक्शन में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरीके का वोटिंग हो। लोग यहाँ पे जनरली इससे पहले जैसे लोकसभा का जो जब इससे पहले चल रहा था इलेक्शन प्रोसेस जब चल रहा था, बाहर लोग नहीं आते हैं, ज़्यादातर लोग कुछ बोलते नहीं है,
लेकिन यहाँ पे साइलेंट तरीके से बोलते हैं लोग। तो हम जब यहाँ पे आए सुबह, हम देख के हमें थोड़ा सा अचंभा हुआ कि 7 बजे का पोलिंग स्टार्ट होने वाला था, पोलिंग का समय, लेकिन उससे पहले लोग आ चुके थे। लेकिन अगर उससे पहले हम बात करें तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तो ये यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज है कि लोग बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, और शायद ये इस इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। जी दिनेश, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिग्गज नेता भी ऐसे हैं, बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बात करें भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की, जिनका मुकाबला इस बार पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री नबाम तुकी के साथ है। अगर बात की जाए इस मुकाबले की, कितना कड़ा है ये मुकाबला, क्या दिख रहा है लोगों में उनके प्रति उनकी राय? मैडम, इस बार अगर चुनाव की बात की जाए तो अरुणाचल जो वेस्ट जो पार्लियामेंट्री सीट है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ जो भाजपा उम्मीदवार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा 6 और उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवार हैं, और ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में फंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर विधानसभा में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक समय तक, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो गेगोंग अपांग सर हैं, जो 21 साल से ज़्यादा यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी जो है नारी कोयू विधानसभा क्षेत्र से अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा जो अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जो वर्तमान जो भाजपा के सांसद है तापिर गाव, वो कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है, जो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो बोसीराम सीराम और 4 और उम्मीदवारों के साथ उनका मुकाबला है। तो इस बार का जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है, और कोई भी मतलब कि अपना सभी लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 65 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री, तो दिनेश, सुरक्षा चाक चौबंद है और मतदाताओं में भी जोश दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। ओपी, दिनेश और तापस, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। बुलेटिन में अभी वक्त हो चला है खबर बताने का, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, भजनलाल शर्मा, उन्होंने जयपुर में अपना वोट डाला है, मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और सभी से अपील की है कि वो भी अपने घर से बाहर निकलकर वोट डालें और अपने मत का प्रयोग करें। तो राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बात करें बीकानेर में मतदान के लिए लोग लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि आज लोकतंत्र का पर्व है और उन्होंने भी अपना वोट डाला है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने मत का प्रयोग किया है। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है, और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है, और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़े, और पहली बार वोट करने का आनंद ही अलग होता है। राजस्थान के बीकानेर में फर्स्ट टाइम वोटर ने डीडी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। तो बीकानेर के लोगों में भी हम देख रहे हैं लगातार कितना उत्साह है, और जहां जहां 21 राज्यों में जहां जहां आज पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, वहां वहां हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में बेहद ही उत्साह दिख रहा है। कहीं बारिश हो रही है तब भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। ओपी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप बता रहे थे कि बीकानेर जो है, बीकानेरी भुजिया के स्वाद के लिए तो मशहूर ही है, साथ ही साथ इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में रोचक है, क्योंकि एक भाजपा के राम के सामने 2 राम खड़े हुए हैं। और आप बता रहे थे कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह दिख रहा है, और फर्स्ट टाइम वोटर जब वोट करके
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यह लोकतंत्र का पर्व है। राजस्थान के लोग आत्मगौरव, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जीते हैं, और जब भी लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव आते हैं तो इसे ये लोग जो अधिकारी है घर घर जाते हैं और पीले चावल देते हैं। पीले चावल का कॉन्सेप्ट राजस्थान में है, बहुत सात्विक और बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है। तब पीले चावल देकर निमंत्रण किया जाता है। इसका मतलब है कि आपको आना है, मतदान करना है। घर घर जाकर ये लोग न केवल उनको जागरूक कर रहे हैं, बल्कि जो जिला निर्वाचन विभाग है उसने भी बड़ी बड़ी कचौरी और भुजिया, नमकीन और ये सब बना के और कॉम्पिटिशन आयोजित किए। इसके अलावा और भी कई तरह की प्रतियोगिता और कई तरह के ऑफर भी किए हैं। आज और कल जो व्यक्ति मतदान करके हाथ पे जो अमिट शाही की अंगुली दिखाएगा, व्यापारी उसको 20% या उससे भी कम ज्यादा थोड़ा अलग अलग वस्तुओं के हिसाब से कंसेशन भी देंगे। तो यहाँ कई तरह के न केवल प्रलोभन बल्कि कंपटीशन और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ न केवल सुबह से भारी भीड़ मतदाताओं को दिखाई दे रही है, बल्कि बूथ पर मतदाता अपने बुजुर्ग, दिव्यांग, माता पिता और जो भी असमर्थ व्यक्तियों को ला रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने 85 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए घर घर जाकर गाड़ी की व्यवस्था की है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की है। धूप पूरी तैयारियां कर रखी है, सुरक्षा चाक चौबंद है। पहली बार वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए भी निर्वाचन आयोग ने अलग तरीके के सुविधाएं जो हैं इस बार मुहैया कराई हैं। ओपी यादव बीकानेर से, दिनेश ईटानगर से, तापस नागालैंड से, आप तीनों का इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने आज नागपुर के एक मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये तो दुनिया की सबसे छोटी महिला हैं, इन्होंने भी आज वोट डाला है। नागपुर में इन्होंने वोट डाला है और सभी अपने घर से बाहर निकल के जो पहले चरण के मतदान में जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, सभी इस समय अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे छोटी महिला ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया है। मोदी सरकार के कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज हो रहे चुनाव में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। नागपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। तो सियासी पारा हाई है। साथ ही नितिन गडकरी बता रहे हैं कि गर्मी का मौसम है और आप पहले वोट करने आए, क्योंकि पहले वोट करने से आगे की जो गर्मी का दिन बढ़ रहा है उससे आपको निजात मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नागपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी नागपुर में वोट डालने आए और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू है। अभी अभी मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माताजी ने, हमारे परिवार ने यहाँ वोटिंग किया है और मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने गोंडिया में अपने परिवार के साथ मतदान किया है। तो प्रफुल्ल पटेल ने भी अपने परिवार संग वोट डाला है। सभी बड़े नेता इस समय पहले चरण के मतदान के लिए जिन जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने और साथ ही साथ वे अपील कर रहे हैं सभी मतदाताओं से कि वो भी घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा 100% अपने मत का प्रयोग करें।
भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मौजूदा सांसद सुनील मेंढे ने आज महाराष्ट्र न्यू स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह लोकतंत्र का युग है, इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने और वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने का भी आह्वान किया। क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत पडोले और बसपा प्रत्याशी संजय कुंभलकर ने एक ही मतदान केंद्र पर मतदान किया है। तो भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने भी अपना वोट डाला है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि वोट डालने से पहले सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोगों में बहुत खुशी है कि वो इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान और उनकी पत्नी सुनीता बालियान ने कुटबा से मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। यहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति से है। तो मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान ने वोट डाला है। ये भी सीट जो है हॉट सीट कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के नीलगिरी से भाजपा के उम्मीदवार एल मुरुगन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में मतदान किया है। नीलगिरी से एल मुरुगन के खिलाफ डीएमके ने ए राजा और एआईएडीएमके ने डी लोकेश तमिल सेल्वन को मैदान में उतारा है। दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने भी अपना वोट डाला है। इससे पहले वे तेलंगाना की राज्यपाल थी और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में जोर शोर से प्रचार किया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोकसभा चुनाव से पहले चरण में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट देने की भी अपील की और कोयम्बटूर भी इस समय हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कोयम्बटूर से भाजपा के उम्मीदवार और तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कुरूर के उथुपट्टी में अपना वोट डाला है। के अन्नामलाई का डीएमके के गणपति पी राजकुमार से इस बार कड़ा मुकाबला है। तमिलनाडु में डीएमके की मौजूदा सांसद और थुथुकड़ी सीट से उम्मीदवार कनिमोझी ने चेन्नई के मतदान केंद्रों पर अपना वोट डाला है। अन्ना द्रमुक ने आर शिवसामी, बेलमुणी और तमिल मनीला कांग्रेस मुपनार को मैदान में उतारा है, जो एनडीए का अब इस बारी हिस्सा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के अलवरपेट में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो सभी बड़े दिग्गज नेता उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिन जिन क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं वे मत डाल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता के.एन. नेहरू ने तिरुचिरापल्ली में मतदान किया है। तमिलनाडु में आज एक ही चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जारी है और आपको बता दें कि तमिलनाडु के शिवगंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी मतदान किया है। चिदम्बरम ने तमिलनाडु में सभी 39 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद का भी इजहार किया है। डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने तिरुचिरापल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो देश भर से संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चेन्नई से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार। ऋषि कुमार हमें सुबह से लगातार अपडेट दे रहे हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ी है, वहीं अगर दूसरे राजनीतिक पार्टियों की भी बात करें तो उन्होंने भी जीत तोड़ कोशिश की है। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए ऋषि, तो सभी 39 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहला चरण होगा। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज ही के दिन सभी
जो लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान की प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। जहां तक चेन्नई की बात करें तो जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि तमिलनाडु के अधिकांश जो बड़े बड़े नेता हैं वो मतदान कर चुके हैं और इस समय अगर हम देखें तो जो जनता है वो अपने घरों से निकलकर भारी मात्रा में मतदान कर रही है। हमने देखा है कि तमिलनाडु का जो टर्नआउट है हमेशा देश के एवरेज से आगे रहा है जी। और मैं आपको इस समय अपने कैमरामैन भीम से कहूंगा कि उन दृश्यों को हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं ये चेन्नई का बहुत पुराना वेटनरी कॉलेज है और इस वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में इस समय वोटिंग चल रही है और यहाँ पर तमाम बूथ हैं। इन बूथ पर जो इस समय जो परिस्थिति है आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में हैं। चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। उनके लिए अगर धूप है तो शेड्स लगे हुए हैं और इनमें हम पीछे भी अगर इसके देखें तो बड़ी तादाद में लोग इस समय लाइनों में खड़े हुए हैं, महिला हैं, पुरुष हैं और ये जो पूरी की पूरी कवायद है इसमें हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति का जो एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसमें कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। जहां तक आपने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से मामले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की, धुआंधार प्रचार किया और हमने देखा है कि तमिलनाडु में अगर AIADMK और DMK जैसे दो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने लंबे समय से दशकों से यहाँ की राजनीति पर कब्जा कर रखा है और इसके साथ साथ इन दोनों ही घटकों ने अपने साथ छोटे छोटे जो एस्पिरेशनल ग्रुप हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको अपने साथ सम्मिलित किया है। इसी तरीके से इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 9 रत्न यानी कि 9 पार्टियों के माध्यम से इस बार ये सुनिश्चित किया कि वो मुकाबले में पूरी तरीके से डटकर इन चुनावों का सामना करेगी और उन्होंने तमाम कद्दावर नेताओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। जी इस समय जनता है तमाम जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो हैं इस समय उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और बड़े बड़े चेहरे भी इस बार तमिलनाडु की राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं और ईवीएम में उनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी। बात करें कीर्ति चिदम्बरम की या फिर कि अन्नामलाई की, ऐसे बड़े चेहरे आज जो हैं या फिर एल मुरुगन की बात करें तो तमिलनाडु की राजनीति में जो 39 सीट हैं उनका नाम जो है आज वो दर्ज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी की सभी सीटों पर जिस तरीके से मतदान चल रहा है, मतदान का प्रतिशत अगर हम देखें शुरुआत थोड़ी सी हल्की रही थी लेकिन अब एकदम से हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपने जिक्र किया कि तमाम चाहे वो अन्नामलाई हो, एल मुरुगन हो या फिर जो OPS जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी O पन्नीरसेल्वम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से निर्दलीय के तौर पर रामनाथपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं और दयानिधि मारन चेन्नई सेंट्रल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम दिग्गजों जो तमिलनाडु की राजनीति के जो तमाम दिग्गज हैं आज उनके भाग्य का जो फैसला है वो आज ईवीएम में बंद हो रहा है और जो लोग हैं निश्चित तौर से यहाँ एक उत्साह में और एक उत्सव के रूप में यहाँ पर आज निकल रहे हैं और भारी तादाद में इस समय चेन्नई में मतदान चल रहा है। जी ऋषि, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े इससे पहले बताएं कि डीडी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में पहले चरण में आज मतदान हो रहा है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, 100% मताधिकार का अपना प्रयोग करिए, साथ ही अपने इस देश का गर्व बढ़ाइए और भारत के विकास में अपने आप को रजिस्टर करिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। आइए आगे बढ़े। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में शहीद मेघ बहादुर गुरुंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज में मतदान किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी गुरमीत कौर के साथ वोट डाला है। राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून के मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ वोट डाला है। उनका मुकाबला यहां कांग्रेस के पूर्व नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत से है। बात करें योग गुरु बाबा रामदेव की तो यहां उन्होंने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि वे बालकृष्ण के साथ मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका वोट नशा मुक्त, रोग मुक्त और परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है।
लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में एक सीट पर आज मतदान हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार हमीदुल्लाह सईद ने एंड्रोथ में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और जनादेश 2024 की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे भी आप तक ये खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। और बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए लगातार डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे पूछताछ की है। इसके बाद देर रात उन्हें छोड़ भी दिया गया। ओखला के विधायक खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पूछताछ के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने खुद को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने का दावा किया था। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसके चलते ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर जबरदस्त धमाका सुनाई दिया है। हालांकि इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है, पर खास बात यह है कि इस्फहान में कई न्यूक्लियर साइट मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने ABC न्यूज को बताया है कि इजराइल की मिसाइलों ने ईरान पर हमला किया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ नहीं किया है कि मिसाइलें इराक या सीरिया तक भी पहुंची हैं या नहीं। इस्फहान के अलावा तबरेज शहर में भी धमाके सुनाई दिए गए हैं। ईरान ने इस्फहान, शिराज और तेहरान में उड़ानें निलंबित कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन का अनुरोध सुरक्षा परिषद ने खारिज कर दिया है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो अधिकार का इस्तेमाल किया है। फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में शामिल किया जाए, इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 सदस्य देशों ने मत डाले हैं। एक सदस्य ने विरोध में मतदान किया है, जबकि 2 सदस्य देश ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना इजराइल और फिलिस्तीन प्राधिकरण के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से की जानी चाहिए, न कि संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के माध्यम से करनी चाहिए। और अब खबर केन्या से आ रही है। केन्या में सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में केन्या के सैन्य प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओगोला सहित 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में सैन्य प्रमुख फ्रांसिस ओगोला के मरने की पुष्टि राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अपने एक बयान में की है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने रक्षा बलों से दिवंगत प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओगोला के सम्मान में 3 दिनों के शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना में 2 सैनिक बच गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस हादसा कारणों का पता लगाने के लिए एक हवाई जांच दल भेजा गया है। खेल की खबरों का रुख करते हैं। IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। अंक तालिका के आधार पर देखा जाए तो तीसरे स्थान पर काबिज ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 मैचों में जीत मिली है। वहीं राहुल की लखनऊ टीम को अब तक 6 मैचों में से 3 में जीत मिली है और ये टीम केवल टेबल में 5वें पायदान पर काबिज है। लखनऊ टीम को लगातार 2 पराजय झेलनी पड़ी है। ऐसे में आज लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड शतरंज टूर्नामेंट की बात की जाए तो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 12वें दौर में भी भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में भारत के डी गुकेश ने अजरबैजान के निजत अवासोव को हरा दिया है। इस जीत के साथ गुकेश अब अंक तालिका में नेपोमिनियाची और हिकारू नाकुमुरा के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने इयन नेपोमिनियाची के साथ ड्रॉ खेला है। ड्रॉ के बाद प्रज्ञानंदा अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
एक अन्य मैच में भारत के विदित गुजराती को 12वें दौर में हार झेलनी पड़ी है। उन्हें अमेरिका के फेबियानो कैरुआना ने हरा दिया है। हार के साथ ही विदित तालिका में चौथे स्थान पर आ गए हैं। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग के 12वें दौर में भारत की ओर से वैशाली ने यूक्रेन की एना मुजिचुक को हरा दिया है। जीत के बाद वैशाली अब तालिका में चौथे पायदान पर आ गई है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में खेले गए एक अन्य मैच में भारत की ओर से कोनेरू हम्पी ने अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना के साथ ड्रॉ खेला है। ड्रॉ के बाद हम्पी तालिका में अब संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी कोशिशों से नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में ला रही है। सरकारी कोशिशों का नतीजा है कि पूर्व नक्सली और नक्सल पीड़ित दोबारा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। कांकेर में नक्सली गतिविधियां छोड़ने वाले और इसके दंश झेल चुके लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता प्रखर श्रीवास्तव से। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी बस्तर के कांकेर इलाके में। ये बहुत बेहद नक्सली प्रभावित इलाका सालों से माना जाता रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 नक्सली ढेर किए गए, लेकिन यहाँ पर नक्सली समस्या से निपटने के लिए सिर्फ बंदूक का ही सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार यहाँ पर लोगों से जो नक्सली हैं उन्हें सरेंडर भी करवाती है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी करती है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ साथी मौजूद हैं जो कभी नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब मुख्यधारा में आ चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और अब पुलिस में इनको नौकरी मिली है, सुरक्षा बलों में इनको नौकरी मिली है। आइए इनके अनुभवों से जानते हैं। तो आपको डर नहीं लगा जब आपने उनका साथ छोड़ा? तो डर लग रहा था सर, अभी यहाँ आने के बाद डर नहीं लग रहा है। तो आपको सरकार ने जो आपसे वादे किए थे नौकरी का और जो भी सुविधाएं देने का, वो पूरे हुए? जी सर, पूरा हो गया। क्या क्या मिला? पैसा मिला और नौकरी भी मिल गया। जो समूह है इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवारों के ऊपर नक्सलियों ने अत्याचार किए, उनके परिवार के लोगों की हत्याएं करी और फिर प्रशासन ने उनको, सरकार ने उनको वहां से निकाला, नक्सलियों के इलाके से निकाला और सरकारी नौकरियां भी दी हैं, पुलिस में भी भर्ती की हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। इनमें से हमारे साथ कुछ महिलाएं भी साथ में हैं। 2008 में मेरे पापा की हत्या कर दिए थे नक्सली लोग। मेरे बड़े भाई को निकाल कर नक्सलियों ने ख़त्म कर दिया। मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर में, गांव वालों को शिकायत है कि मुखबिरी काम कर रहा है करके ख़त्म कर दी। उसी के बदले में मुझे नौकरी दी। तब आप खुश हैं? आपको जो सरकार ने जो वादा किया था, आपके परिवार में जो हादसा हुआ था, वो सारे वादे पूरे हुए? जी सर। मेरा पापा 2006 में सर बम ब्लास्ट में ख़त्म हुए थे। पापा गल्ला धंधा करते थे सर, वापसी आ रहे थे सर, तो रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे रात को सर बम ब्लास्ट हो गया था गाड़ी में, तो उसी में पापा का देहांत हो गया था सर। तो आपको उसके बाद फिर जो वादा किया था सरकार ने पूरा किया? क्या जीवन में परिवर्तन आया? जी सर, सब वादा पूरा किए, मतलब जो देने बोले थे देंगे सर। नौकरी हो गया, जैसे घर के लिए जगह वगैरह सब चीज़ दिए हैं सर। मेरे भैया को मार दिया गया था बम ब्लास्ट के जरिए। रेलवे लाइन में काम करने जाते थे, 2019 को हुआ। तो उसके बाद फिर सरकार ने आपको क्या दिया? नौकरी दिया सर और पैसा भी दिया। मेरा भैया को हत्या कर दिए सर 2016। घर में तो सर खाना खा रहा था, वहाँ से निकाल के लेके गए, हत्या कर दिया रोड में सर। सर मैं 2015 से नक्सल पीड़ित परिवार का मैं सरपंच चुनाव लड़ रहा था सर, वहाँ से बेदखल कर दिए, भगवा दिए पुलिस मुखबिरी समझ कर। मैं पलाका से कराने वाला था, वहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं और परेशानी करते हैं उन लोग। मेरे छोटे भाई को हत्या कर दिए। हमारा पहाड़ी ऊपर गांव है, तो राशन पानी के लिए आना जाना पड़ता है। गांव वाले शिकायत कर दिए, चारी चुकली में जा रहा है करके, तो वो उसको उठा के ले गए रात को। 2 दिन साथ में रख के उन लोग और मीटिंग बुलाए आजू बाजू गांव वाले, 2-3 गांव वाले को, और गांव वालों के सामने पेश किए और दूरी लेके मार दिए और रिपोर्ट किए। जो मिलना तो मिल गया हमको, नौकरी भी मिला, पैसा भी मिला सर, जगह भी मिला। तो अब जब आप पुलिस में आ गए हो तो कभी आपके मन में ऐसा आता है कि अब मैं पुलिस में आ गया हूँ, अब मेरे पास भी हथियार आ गया है, तो अपने भाई की मौत का बदला लूंगा, ऐसी कोई भावना तो आपके मन में नहीं आती है? आता है सर। क्या हुआ था आपके साथ? हम आम आदमी थे, हमारा आदमी भी आम आदमी था। उसका मौत का अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि किस कारण से मारे। रात को आए 8:30 के और कोई सवाल जवाब नहीं किए, सोए थे। उसको उठा के लेके गए, बस्ती से थोड़ा दूर में ले जाके मार दिया। और मेरे ससुर को
फिर पीछे से बांध के घसीटते हुए रोड में घसीटते हुए लेके गए, अधमरा करके मार दिया। मैं तो सरकार से यही करती हूँ कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको एक अच्छा जिंदगी जीने का मौका दिए। सरकार से बस यही गुजारिश है कि हर जगह कैंप की व्यवस्था की जाए ताकि जो भी नक्सल प्रभावित गांव है वो सुरक्षित जी सके। 2016 में हुआ था सर, मेरा भाई का घटना हुआ था, बाहर में लेके उसको फंसा के मार के छोड़ दिया सर उसको। बाकी 2 चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तो लोकतंत्र के पर्व में आप भी देश का गर्व बनिए और डीडी न्यूज़ आपको लगातार अपील कर रहा है कि पहले चरण के मतदान में अगर आपके क्षेत्र में भी वोट डाले जा रहे हैं, आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महोत्सव शुरू हो चुका है। पहले चरण के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय क्षेत्र की सीटों पर मतदान चल रहे हैं। डीडी न्यूज़ आपको लगातार अपडेट आगे भी देता रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।